ये कहानी है शुन की, जिसे क्रिस्टल्स बहुत पसंद हैं। लेकिन एक क्रिस्टल की ही वजह से वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक राजकुमार से होती है। और वो राजकुमार अपने ही पिता को मारना चाहता है, लेकिन राजगद्दी के लिए नहीं। वजह कुछ और है। और अगर हमारा शुन फिर से अपनी दुनिया में वापस आना चाहता है, तब उसे उस राजकुमार का साथ देना होगा उसके पिता को मारने में। तो क्या शुन अपनी दुनिया में वापस आने के लिए उस राजकुमार का साथ देगा? और हाँ, इस दुनिया के लोगों के पास कुछ अनोखी ताकतें होती हैं। इनके सीने में से एक हथियार निकलता है, और ऐसी ही ताकत शुन के पास भी है। लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर शुन आसानागा को देखते हैं, जो अभी सोकर उठा है। अगले सीन में हम शुन को एक स्टोन्स की शॉप में देखते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टोन्स थे। दुकानदार कहता है, तुम्हें शायद ये स्टोन्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। वैसे ये देखो, कुछ नए स्टोन्स आए हैं। इसके बाद शुन उन स्टोन्स को देखने लगता है। जुन पूछता है, क्या मैं इन्हें छू सकता हूँ? दुकानदार कहता है, पहले तुम्हें इन्हें खरीदना होगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, ये लो। और इसके बाद शुन उस स्टोन को छू कर देखता है। ये क्रिस्टल बिल्कुल हीरे की तरह चमक रहा था, जिसे देख शुन बहुत खुश होता है। लेकिन तभी उसे एक घंटी की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही उस क्रिस्टल को रखकर उस दुकानदार से ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि मैं शाम को आकर इसे खरीद लूंगा, तब तक इसे बेचना मत। वो दुकानदार कहता है, चिंता मत करो, इसे कोई नहीं खरीदने वाला। और इसके बाद शुन वहां से जाने लगता है। जाते हुए शुन हमें बताता है कि इस दुनिया में बहुत ही कीमती क्रिस्टल्स होते हैं, और मुझे क्रिस्टल्स में बहुत दिलचस्पी है। और मुझे आज भी याद है वो पहला क्रिस्टल जिसे मैंने देखा था। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक क्रिस्टल की अपनी अलग एक दुनिया होती है। और लोगों का कहना है कि अगर आप ज्यादा देर तक किसी क्रिस्टल को घूरते हैं, तब आप उसके अंदर की दुनिया में खिंचे चले जाते हैं। लेकिन मेरे साथ अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद ये बातें सच नहीं हैं। अब इसके बाद रात के वक्त हम शुन को उसके घर में देखते हैं, जहां वो अपनी माँ के साथ डिनर कर रहा था, क्रिस्टल्स की तारीफें करते हुए। और हमें पता चलता है कि शुन की माँ पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट रह चुकी हैं। शुन अपनी माँ से कहता है कि अगर वो अपनी रिसर्च करना चाहती हैं, तब वो कर सकती हैं, उन्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी माँ कहती है, ठीक है, मैं 1 साल बाद इस बारे में सोचूंगी। इसके बाद शुन अपनी माँ को एक नई खोज के बारे में बताता है कि जमीन के अंदर बहुत पुराने स्टैचूज मिले हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि आने वाले वीकेंड में शुन के पापा का बर्थडे है। शुन के पापा अपने काम की वजह से बहुत बिजी रहते हैं, और वो कभी कभार ही घर आते हैं। और हो सकता है कि वो अपने बर्थडे के बारे में भूल चुके हों। सो शुन कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं हर दिन उन्हें मैसेज करके इस बारे में याद दिलाता रहता हूँ। मैं उनके इस बर्थडे पर उन्हें घर जरूर लेकर आऊंगा। उसकी माँ कहती है, गुड लक। इसके अगले सीन में हम शुन को उसकी क्लास में देखते हैं, और देखकर लग रहा है कि शुन का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते वक्त शुन आसानी से गोल कर लेता है, जिसके बाद वो लाइब्रेरी में बैठकर कुछ नायाब क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ता है। फिर इस दुकानदार की दुकान में आकर नए और चमकीले क्रिस्टल्स को ताकता है। और फिर शाम के वक्त अपने पिता को फिर से याद दिलाता है कि आज आपका बर्थडे है, भूलना मत, वक्त पर घर आ जाना। और कोई बहाना बनाने के बारे में तो सोचना भी मत। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शुन और उसकी माँ सारी तैयारियां करने के बाद शुन के पिता के आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 7:30 बज चुके हैं। इसीलिए शुन की माँ कहती हैं, शायद वो नहीं आने वाले, हमें इस बार फिर से उनके बिना ही सेलिब्रेट करना होगा। लेकिन शुन कहता है, नहीं, वो आएंगे, मैं उन्हें लेकर आऊंगा। और ये कहने के बाद शुन वहां से चला जाता है। दूसरी ओर हम शुन के पिता को देखते हैं, जो अपनी रिसर्च कर रहे थे। तभी उनका एक कलीग उन्हें मदद के लिए बुलाता है। लेकिन तभी वो ये भी देखते हैं कि उन्हें शुन का कॉल आ रहा है। लेकिन वो उसके फोन कॉल को इग्नोर करते हुए अपने कलीग के पास चले जाते हैं। दूसरी ओर शुन स्टेशन पर आकर ट्रेन पकड़ता है, और इसके बाद वो आ जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर उसके पिता रिसर्च कर रहे हैं। उसके पिता यहाँ एक बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं। जिसके बाद शुन एलिवेटर के जरिए उस फ्लोर पर जाने लगता है जहां पर उसके पिता हैं। और यहाँ उसकी नजर खूबसूरत से चांद पर जाती है। वहीं किसी और दुनिया में हम एक और आदमी को देखते हैं, जो एक खंजर को उठाता है और फिर उस खंजर को निकालकर उसे गुस्से में घूरने लगता है। और इसके बाद ये बंदा छुपते हुए एक गुफा जैसी जगह में आगे बढ़ रहा था। इसके बाद ये बंदा एक दरवाजे के पास पहुंचता है और वहां पर मौजूद गार्ड्स को बेहोश कर देता है। लेकिन उसकी कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता। दूसरी ओर शुन
एलिवेटर में से बाहर निकलता है और आगे की ओर चलते हुए अपने पिता के ऑफिस के दरवाजे के पास आ जाता है। दरवाजा खोलने पर वो देखता है कि उसके पिता यहाँ है ही नहीं। इसके बाद वो अपने पिता की डेस्क पर आकर देखता है कि वहाँ उनकी फैमिली फोटो रखी हुई है, जिसको शुन देखने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक क्रिस्टल पर पड़ती है जो बहुत ही सेफ्टी के साथ रखा हुआ था। इसके बाद शुन उस लॉकर को खोल के उस क्रिस्टल को निकाल कर देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो क्रिस्टल ग्लो करता है और उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो क्रिस्टल एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है। इससे पहले कि शुन को समझ पाता, वो क्रिस्टल हवा में उड़ते हुए उसके पास आकर उसके दिल में समा जाता है। और जब शुन इस दरवाजे की ओर अपना हाथ बढ़ाता है तब वो उसके अंदर ही खिंचा चला जाता है और उसके उस पोर्टल के अंदर जाते ही वो पोर्टल गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है। ये बंदा जैसे तैसे उस दरवाजे को खोल अंदर आ जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर राज्य का राजा विश्राम करता है। इसके बाद ये बंदा राजा के बिस्तर के पास जाता है और कुछ पल उसे घूरने के बाद अपना खंजर बाहर निकालता है और गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, मेरे पिता के दुश्मन। और फिर वो उस पर खंजर से वार करता है। लेकिन तभी अचानक वो ये देख हैरान हो जाता है कि इस राजा ने उसके हाथ को पकड़ लिया है। और फिर वो राजा आंखें खोल कहता है, एमिलियो। जिसके तुरंत बाद ही एमिलियो उस राजा से दूर हो जाता है, साथ ही उसका खंजर भी दूर गिर जाता है। वो राजा उठकर कहता है, कायरों की तरह किसी सोते हुए शख्स पर वार करना मुझे नहीं लगता कि ये वीरता की निशानी है। एमिलियो उससे कहता है, तुम्हें मुझे कायर कहने का कोई हक नहीं है। राजा कहता है, तुम यहाँ अपने पिता यानी कि पिछले राजा का बदला लेने के लिए आए हो। तुम्हें तो राजगद्दी हथियाने के बारे में सोचना चाहिए। कहाँ तुम बदला लेते हुए मरना चाहते हो। ये सुन एमिलियो कहता है, चुप हो जाओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि एमिलियो की छाती में से एक भाला बाहर निकलता है और इसे पकड़कर एमिलियो इस राजा का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख राजा अपनी छाती में से अपने हथियार को सम्मन करता है और ये बड़ा अजीब सा हथियार होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिलियो राजा के साथ लड़ाई करने लगता है और शुरुआत में वो राजा को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन राजा बहुत ही आसानी से उसके हमलों को रोक रहा था। लेकिन जैसे ही राजा सीरियस होता है, वो एक ही बार में एमिलियो को दूर फेंक देता है और इसके बाद वो खुद एमिलियो पर हमले करने लगता है, जिस वजह से एमिलियो को परेशानी होने लगती है। और तभी एमिलियो का हथियार उसके हाथों से छूट जाता है और इसके बाद एमिलियो ये देख बहुत डरने लगता है कि राजा अपने अगले वार से उसे खत्म कर देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। जिसके बाद इन दोनों के हथियार गायब हो जाते हैं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तब तुम्हें इससे ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं। राजा आदेश देता है कि इस लड़के को डंजन में डाल दो। अगले सीन में हम एमिलियो को डंजन के अंदर मौजूद एक जेल में देखते हैं और यहाँ एमिलियो याद कर रहा था अपने पास्ट को। एक मेड एमिलियो को बताती है कि उसकी आंखें बिल्कुल पिछले राजा यानी कि उसके पिता की तरह दिखती हैं। लेकिन एमिलियो कहता है कि वो आज के राजा की तरह ताकतवर बनना चाहता है। ये बात सुन वो मेड थोड़ी शॉक हो जाती है। इसके कुछ वक्त बाद एक जगह से गुजरते हुए एमिलियो उसी मेड की बातें सुन लेता है। प्रिंस एमिलियो किंग डेल्जाइन की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो उनके पिता का दुश्मन था। वो मासूम सा बच्चा बेचारा कुछ नहीं जानता। लेकिन ये बातें सुन एमिलियो के होश उड़ जाते हैं। राजगद्दी को पाने का रास्ता तबाही और मानसिक अशांति से भरा होता है। भाई बहन सब एक दूसरे के खिलाफ होकर राजगद्दी को पाने की साजिशें रचते हैं। लेकिन जब मैंने खुद को उस तूफान में फंसा हुआ पाया तब मुझे कुछ और महसूस हुआ। वही महसूस करते हुए एमिलियो काफी बड़ा हो जाता है। वो हर दिन ट्रेनिंग करता है खुद को ताकतवर बनाने के लिए, ताकि वो किंग डेल्जाइन का सामना कर पाए, अपने हाथों से उसकी जान ले पाए। और आज रात उसने यही करने की कोशिश की, लेकिन डेल्जाइन ने उसे बहुत आसानी से हरा दिया। और बस इसी वजह से वो खुद को कोस रहा था कि आखिर मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। लेकिन तभी उसके सामने रोशनी आती है। उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल के अंदर से शुन बाहर गिरता है। शुन सीढ़ियों पर से होता हुआ गुलाटियां खाते हुए जमीन पर आकर गिरता है। एमिलियो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। शुन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो? क्या तुम कोई कैदी हो? एमिलियो पूछता है
क्या तुम सरफेस से आए हो? शुन कहता है, ये कौन सी जगह है? वैसे मैं इस जगह से बाहर कैसे निकलूंगा? लेकिन तभी एमिलियो सोल्जर्स के यहाँ आने की आवाज सुनता है। वो शुन से कहता है, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। और तभी वहाँ सोल्जर्स आ भी जाते हैं और वो शुन से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। इससे पहले कि शुन उन्हें कुछ समझा पाता, वो अपनी तलवार शुन के सामने कर देते हैं और अब शुन को लगता है कि अब वो मरने वाला है। लेकिन तभी उसकी चेस्ट में से रोशनी निकलती है। इसके बाद उसकी छाती में से एक हथियार निकलता है, एक काफी पावरफुल वेपन। उसे देख एमिलियो हैरान रह जाता है। ये तो एक वॉर्प रेलिक है। इसके बाद शुन इस हथियार को पकड़कर इससे उन सैनिकों पर वार करता है। उसके इस हमले से काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सैनिकों के साथ साथ उस जेल की सलाखें भी टूट जाती हैं, जिसमें एमिलियो कैद था। जिसके बाद एमिलियो कहता है, हमें यहाँ से भागना होगा। वहीं इस दुनिया में शुन के पिता अपने ऑफिस में आते हैं। वो आते ही देखते हैं कि वहाँ पर वो स्टोन नहीं है। तभी उन्हें उनकी बीवी का कॉल आता है। वो पूछती हैं, क्या शुन तुम्हारे साथ है? दूसरी ओर उस डंजन से बाहर निकलने के बाद शुन पूछता है कि हम कहीं छुप क्यों नहीं जाते? एमिलियो बताता है कि हम चाहे कहीं पर भी छुप जाएं, वो हमें ढूंढ लेंगे। हमें इस कैसल से बाहर निकलना होगा। लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार होती है, इसीलिए शुन ट्राई करता है अपनी तलवार का यूज करने का। सो एमिलियो कहता है, शोर मत मचाओ, वो तुम्हारी आवाज सुन लेंगे। अपनी तलवार को जल्दी से वापस रख लो। लेकिन शुन नहीं जानता कि ये कैसे किया जाए। सो एमिलियो बताता है कि उस चीज के बारे में सोचो जो तुम्हारी बॉडी को रिलैक्स करती है। जिसके बाद शुन गहरी सांसें लेते हुए किसी क्रिस्टल के बारे में सोचता है, जिसके बाद उसकी तलवार गायब हो जाती है। और अब हम शुन की तलवार को एक्सकैलिबर कहेंगे। शुन ये देख हैरान हो जाता है कि अचानक उसकी तलवार कहाँ गायब हो गई। इसके बाद एमिलियो शुन को उस जगह लेकर आता है जहाँ पर एक खुफिया रास्ता था। इस रास्ते के जरिए ये दोनों उस बड़ी सी दीवार से बाहर निकल आते हैं और इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर शुन एमिलियो से काफी सारे सवाल पूछ रहा था, लेकिन तभी इनके सामने कोई अजीब सा मॉन्स्टर आकर इन्हें रोक देता है। ये उन फाइटर्स में से एक है जो किंग डेल्जाइन के लिए काम करते हैं और ये अपने पहने पहने नाखून निकाल लेता है, जो देख एमिलियो भी अपना भाला निकाल लेता है और वो शुन से भी उसकी तलवार निकालने को कहता है। लेकिन शुन को नहीं पता कि ये कैसे किया जाए। जिसके बाद एमिलियो खुद इस फाइटर के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन ये फाइटर एमिलियो को लात मार के दूर फेंक देता है। इसके बाद एमिलियो इस फाइटर के हमले से बचकर इस पर हमला करता है, लेकिन वो उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, तुम्हारा साथी मुझे बहुत कमजोर लगता है। जिसके बाद वो शुन को मारने के लिए उसकी ओर कूद पड़ता है। शुन को लगता है कि अब वो सच में मरने वाला है और तभी अचानक उसके सीने से उसकी एक्सकैलिबर बाहर निकलती है, जिसे लेकर शुन एक स्लैश करता है और उसके हमले से ये फाइटर थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इस वजह से इसे और भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने जख्म को हील करने के बाद अपना वेपन बाहर निकालता है। उसके हमले को एमिलियो आकर रोक देता है और शुन को यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन ये फाइटर उन्हें भागने का मौका नहीं देता और अपना पूरा जोर लगाकर इन दोनों को एक साथ दूर फेंक देता है, जिस वजह से ये दोनों एक तेज बहती हुई नदी में जाकर गिरते हैं। जिसके बाद इस फाइटर का एक साथी आकर कहता है, हमें उन्हें मारना नहीं था। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये दोनों अभी भी जिंदा होते हैं। एमिलियो शुन को पकड़ के तैरते हुए उन दोनों को नदी के बाहर निकालता है। हम देखते हैं कि ये दोनों बिल्कुल ठीक थे। जिसके बाद आगे बढ़ते हुए एमिलियो बताता है कि यहाँ वो हमारे पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि इन रास्तों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शुन कहता है, तुम बहुत कुछ जानते हो, क्या तुम कोई चोर हो? एमिलियो कहता है, असली चोर तो किंग डेल्जाइन है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम सरफेस से आए हो, लेकिन तुम्हारे पास वॉर्प रेलिक क्यों है? शुन कहता है, मुझे कैसे पता होगा, और ये कौन सी जगह है? ये बताता है कि ये एंडोरा है। और इसके बाद ये दोनों एक चिमनी के जरिए ऊपर आते हैं। शुन के बाहर निकलते ही उसे अपने सामने बड़ा अजीब सा जानवर दिखाई देता है। उसे देख वो डर के मारे वहीं नीचे गिरने वाला था कि एमिलियो उसे पकड़ के बाहर निकालता है और कहता है, तो तुम भी यहाँ आ गई। हम देखते हैं कि उनके पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी। इसका नाम एलिसिया है और ये क्रिएचर भी इसी का है। एलिसिया पूछती है, ये कौन है? एमिलियो बताता है कि ये सरफेस से आया है। ये बात सुन एलिसिया हैरान हो जाती है और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों इस जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और शुन जान चुका है कि एमिलियो एक प्रिंस है, इसीलिए वो उससे पूछ रहा था कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम एक राजकुमार हो।
और तुम आखिर उस डंजन में लॉक क्यों थे? और शुन इसी तरह एमिलियो के कान में बक बक करता जा रहा था। सो एमिलियो कहता है चुप रहो। शुन कहता है तुम कहीं भूले तो नहीं कि मैंने तुम्हें उस कैद से आजाद किया है? वो कहता है हाँ, और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और तभी ये क्रिएचर शुन के सामने आकर अपना मुंह खोलकर उसे डरा देता है, जो देख एमिलियो कहता है तुम तो बहुत आसानी से डर गए। शुन कहता है मैं बस चौंक गया था। एमिलियो ये कहकर आगे बढ़ने लगता है कि सुबह होने वाली है, चलो आगे बढ़ते रहो। शुन गुस्से में उसके पीछे जाते हुए कहता है जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे मैं तुमसे पूछता रहूंगा। लेकिन इसके बाद शुन की आंखों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत नजारा आता है। सुबह सुबह सूरज की किरणें एक गांव पर पड़ रही थी और ऐसे ही इनके दिन की शुरुआत होती है। लेकिन इनके यहाँ सूरज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा क्रिस्टल है। और उस क्रिस्टल की खूबसूरती देख शुन कुछ पलों के लिए खो सा जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि अब वो एक दूसरी दुनिया में आ चुका है और इस दुनिया में उसके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे। तभी एमिलियो कहता है ओह बेवकूफ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मेरा नाम शुन आसानागा है। और तुम्हारा नाम क्या है? बेवकूफ प्रिंस। वो बताता है एमिलियो लॉन्गहैम। ये लड़की भी अपना नाम बताती है एलिसा, और ये है फेलारियन। वैसे क्या तुम सच में सरफेस से आए हो? मुझे बताओ ना तुम यहाँ कैसे आए? लेकिन एलिसा इतना बोल रही थी कि शुन कुछ बोल ही नहीं पाता। सो शुन कहता है कि शांति से मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एमिलियो कहता है वक्त बर्बाद करना बंद करो, वरना मैं तुम दोनों को यहीं छोड़कर खुद चला जाऊंगा। शुन पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं? एमिलियो कहता है हमें छुपने की जरूरत है, बाकी सब मैं बाद में बताऊंगा। दूसरी ओर एक सोल्जर डेल्जाइन को आकर बताता है कि हमने प्रिंस को बहुत ढूंढा, लेकिन वो हमें कैसल के आसपास कहीं नहीं मिले। किंग कहता है उसे जल्दी ढूंढो, मैंने सुना है कि उसके साथ कोई ऐसा शख्स है जिसके पास वार्प रेलिक है। और वैसे ये दोनों राजा को बता चुके हैं कि प्रिंस और वो लड़का दोनों नदी में गिर गए थे, लेकिन राजा जानता है कि इतनी आसानी से एमिलियो नहीं मरने वाला और अब वो सिर्फ एक ही जगह जा सकता है। दूसरी ओर एमिलियो इनसे कहता है हम बस वहां पहुंचने ही वाले हैं। और जब शुन पूछता है कि हम कहां पहुंचने वाले हैं, तब एलिसा बताती है हम उस आदमी के पास जा रहे हैं जो कैसल में सारी रिसर्च को संभालता है, पास्कल। जब एमिलियो छोटा था तब पास्कल उसे पढ़ाया करता था, लेकिन तभी अचानक इनके सामने एक जंगली सुअर आ जाता है, जिसे देख एमिलियो तुरंत ही शुन को उसकी तलवार निकालने को कहता है। साथ ही वो खुद भी अपना भाला निकाल लेता है और तभी फेलारियन आसमान में जाकर अपने साइज को बड़ा कर लेता है। अब फेलारियन काफी बड़ा हो चुका है, जो देख शुन हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि एमिलियो उस सुअर का सामना करने लगता है, लेकिन वो सुअर एमिलियो के हमलों से बचकर दूसरी ओर जाने की कोशिश करता है। सो फेलारियन आकर उसे रोक लेता है और इसके बाद उसे काट लेता है। इन दोनों के बीच कुछ इस तरह से लड़ाई हो रही है और इसके बाद फेलारियन हवा में जाकर इस सुअर में एक लात मारता है, जिससे ये सुअर दूर जाकर गिरता है। और जैसे ही शुन को लगता है कि अब वो सेफ है, तभी एक दूसरा सुअर आ जाता है, जिसे देख डर की वजह से शुन की तलवार उसके सीने से बाहर निकल आती है और उस तलवार के एक ही वार से उस सुअर का सींग या क्रिस्टल टूट जाता है, जिससे वो सुअर खत्म हो जाता है। जिसके बाद शुन जैसे ही चैन की सांस लेता है, तभी अचानक इन दोनों के नीचे की जमीन हिलती है। हम देखते हैं कि ये दोनों एक जाल में फंस जाते हैं। इन दोनों की तो किस्मत ही खराब है। दूसरी ओर जिस सुअर का सामना फेलोरियन कर रहा था, वो बेकाबू होकर एमिलियो पर हमला करने के लिए आता है। तभी एमिलियो को उसके नीचे एक ट्रैप के निशान दिखाई देते हैं और वो उस पर लात रख देता है। उसके सामने अजीब सी दीवार आ जाती है, जिससे टकराकर उस सुअर का सींग टूट जाता है और वो वहीं मारा जाता है। जिसके बाद इनके पास एक शख्स आता है और यही पास्कल होता है। तुम काफी बड़े हो चुके हो एमिलियो। लेकिन तभी शुन कहता है ये मेल मिलाप बाद में कर लेना, पहले हमें उतार दो। और जब पास्कल एमिलियो से पूछता है कि तुम उसे जानते हो, तब वो कहता है नहीं। लेकिन तभी पास्कल शुन के साथ एलिसा को देखता है, जिसके बाद वो उन्हें ऊपर से नीचे उतारते हैं। और हमें पता चलता है कि काफी वक्त पहले इन जालों को पास्कल ने बिछाया था, लेकिन वो इनके बारे में भूल गया। ये बात जान शुन घबरा जाता है कि ऐसे ही खतरनाक ट्रैप यहाँ चारों ओर बिछे हुए हैं। तभी पास्कल पूछता है क्या तुम एमिलियो के दोस्त हो? शुन और एमिलियो दोनों ही ना में जवाब देते हैं। तभी एलिसा कहती है कि सरफेस से आने के बावजूद भी तुम एक वार्प रेलिक को यूज कर सकते हो। जिसके बाद शुन अपनी तलवार को गायब कर देता है। तभी पास्कल कहता है तुम सरफेस से आए हो, है ना?
जिसके बाद पास्कल इन सभी को अपने घर लेकर आता है, जहाँ चारों ओर बहुत सारा सामान फैला और बिखरा हुआ था। तभी एमिलियो वहाँ एक कुर्सी टाइप चीज पर जाकर बैठ जाता है। दूसरी ओर शुन की नजर कुछ बहुत ही बेहतरीन स्टोन्स पर पड़ती है। वो उन्हें देखने लगता है। एमिलियो कहता है, हे उन्हें छुओ मत। दूसरी ओर हम पास्कल और एलिसा को देखते हैं, जो उन सुअरों के मीट को पका रहे हैं जिनको एमिलियो और शुन ने मारा था। तभी एलिसा कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अपने काम की वजह से आप खाने पर सही से ध्यान नहीं दे रहे हैं। वैसे इसके बाद पास्कल पूछता है, क्या वो लड़का सच में सरफेस से आया है, और अगर ये सच है तो उसके पास वॉर प्रैलिक क्यों है। एलिसा कहती है, हाँ ये बात बहुत अजीब है, वो उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। तभी पास्कल देखता है कि शुन और एमिलियो आपस में बहस कर रहे हैं। एमिलियो कहता है, तुम्हें दूसरों के घर में सही से बिहेव करना चाहिए। शुन कहता है, अरे तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते यार। ये देख एलिसा कहती है, इन दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन तभी पहाड़ की चोटी पर हमें कुछ अजीब से कुत्ते दिखाई देते हैं, 2 सर वाले। ये शायद एमिलियो की गंध लेकर यहाँ तक पहुँच गए हैं। दूसरी ओर खाना बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। एलिसा कहती है कि बहुत सारा खाना है, सो पेट भर के खाओ। इसके बाद एलिसा कुछ सिके हुए मेढक लेकर आती है, जिन्हें देखकर ही शुन के होश उड़ जाते हैं। ये मेढक अभी भी थोड़े बहुत हिल रहे थे। तभी एक मेढक उठाकर एमिलियो उसे शुन के सामने कर देता है, जिससे शुन घबरा जाता है, जो देख एमिलियो हंसने लगता है। तभी एलिसा सुअर के नाक के सूप को शुन को देती है। शुन देखता है कि पास्कल तो इसे बहुत चाव से खा रहा है, इसीलिए शुन भी एक बाइट लेकर देखता है और उसे इसका स्वाद जरा भी पसंद नहीं आता। एमिलियो कहता है, तुम ये नहीं खा पाओगे, रहने दो। लेकिन इसके बाद शुन एक मेढक उठाकर उसे खाना शुरू करता है। तभी पास्कल पूछता है, तुम सरफेस से यहाँ पर कैसे आ गए। वो बताता है, मुझे अपने पिता के ऑफिस में एक अजीब सा क्रिस्टल मिला और जैसे ही मैंने उसे छुआ मैं इस दुनिया में आ गया। मुझे इस दुनिया में खींच लिया गया और इसके बाद मेरी छाती से एक तलवार बाहर निकलने लगी। मैं अपने घर पर वापस कैसे जा सकता हूँ? क्या वापस जाने का कोई रास्ता है? मैंने इससे बहुत बार पूछा, लेकिन इसने मुझे कुछ नहीं बताया। जिसके बाद पास्कल शुन को समझाना शुरू करता है। वो एक नक्शा खोलता है इनकी ही दुनिया का। ये है एंडोरा, जिस वक्त हम हैं, और इसके बीचों बीच है एडमास, और इसी जगह पर सूरज के बदले में वो क्रिस्टल रखा हुआ है। यानी कि इस वक्त ये लोग एक अंडरग्राउंड जगह पर हैं, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं आती, बल्कि एक क्रिस्टल के जरिए चारों ओर रोशनी रहती है, और नॉर्थ पोल के जरिए ही इस क्रिस्टल तक सूरज की रोशनी पहुंचती है, और क्रिस्टल के जरिए वो रोशनी इनकी पूरी दुनिया में रहती है। और रात के वक्त सूरज की रोशनी न होने की वजह से इस क्रिस्टल के अंदर से अलग अलग प्रकार की रोशनी निकलती है, जो कि सूरज की रोशनी के ही अलग अलग रिफ्लेक्शन होते हैं, जो इसमें स्टोर हो गए थे। और इस दुनिया में कोई तारे नहीं है, यहाँ का वातावरण भी कभी नहीं बदलता, और सरफेस की दुनिया में से कोई नहीं जानता कि अंडरग्राउंड में एंडोरा नाम की एक अलग दुनिया है, क्योंकि जिसने भी एंडोरा को बनाया है उसने इस बात को सीक्रेट रखा, क्योंकि सरफेस के लोगों के मुताबिक अंडरग्राउंड जगह का मतलब है नर्क। तभी शुन पूछता है, अगर सरफेस का कोई व्यक्ति एंडोरा के बारे में नहीं जानता तो एंडोरा के लोग सरफेस के बारे में कैसे जानते हैं। पास्कल बताता है, जब एंडोरा शुरुआती बना था तब सरफेस के लोगों से इनकी बातचीत हुआ करती थी, और यह सब पास्कल ने एक बुक में से पढ़ा है जो उसे रॉयल लाइब्रेरी में मिली थी, और उसने हर एक चीज के बारे में इसी से सीखा है। शुन उस किताब को खोलकर देखने लगता है, अरे ये किताब तो मेरे पैदा होने से पहले छपी थी, यानी पहले के टाइम पर सरफेस के लोग एंडोरा के लोगों से कांटेक्ट बनाते होंगे, लेकिन एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना ये कैसे मुमकिन था। पास्कल बताता है, बेबीलोन नाम की एक जगह थी जो सरफेस और एंडोरा को आपस में जोड़ती थी। एंडोरा की दुनिया का बेबीलोन अलग है, और उसी जगह पर बाबेल भी है। उसी के जरिए लोग सरफेस पर जा सकते थे, लेकिन एक कयामत की वजह से बाबेल तबाह हो गया, जिसके बाद से सरफेस और एंडोरा के बीच कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन किंग डेल्जाइन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर बाबेल को फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके काम में एक छोटी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल वो उस दिक्कत को भी खत्म कर देगा। वैसे बच्चे, तुम मुझे अपना वॉर प्रैलिक क्यों नहीं दिखाते? शुन कहता है, ये तलवार तब तक बाहर नहीं आती जब तक मैं थोड़ा डरा हुआ ना हूँ। एलिसा कहती है, मैं तुम्हें डरा दूं? शुन कहता है, रहने दो। इसके बाद वो अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके अपनी तलवार को अपनी चेस्ट में से बाहर निकाल लेता है और पूछता है, अब मैं क्या करूं? पास्कल कहता है, अब तुम इसे रख सकते हो, मैं बस इसे देखना चाहता था। जिसके बाद शुन उसे गायब कर लेता है, जो देख
एमिलियो सोचता है ये लड़का अपने हथियार का यूज करने में बेहतर होता जा रहा है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि पास्कल के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है। एंडोरा में हर कोई इस तरह के हथियार को क्रिएट नहीं कर सकता और इस बात का तुम्हारे सोशल स्टेटस और ताकत से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों के पास इन हथियारों की ताकत होती है और कुछ के पास नहीं। और इसी बात से बेचारा पास्कल थोड़ा उदास हो जाता है। शुन कहता है उदास मत हो, देखो एलिसिया के पास भी तो उसका हथियार नहीं है। एलिसिया कहती है नहीं उसके पास है, ये क्रिएचर एलिसिया का हथियार है। जो बात जान शुन हैरान हो जाता है। पास्कल बताता है कि ये हथियार वार्प पार्टिकल नाम की एनर्जी से क्रिएट होते हैं और ये एनर्जी सिर्फ एंडोरा में होती है। सरफेस पर ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। हम इस एनर्जी को देख नहीं सकते, लेकिन यही एनर्जी हर एक चीज को ताकत देती है। वार्प रेलिक्स वो एनर्जी होती है जो ट्रांसफॉर्म होकर एक वेपन का शेप ले लेती है। शुन को ज्यादा बातें समझ नहीं आती, लेकिन वो ये समझ चुका है कि इस दुनिया का बेबीलोन जिसे किंग डेल्जाइन फिर से बना रहा है वो लगभग बनकर तैयार हो ही गया है। इसीलिए शुन बेबीलोन जाने का डिसाइड करता है। एलिसा बताती है कि बेबीलोन यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी शुन पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके मम्मी पापा उसके बारे में बहुत चिंतित होंगे। मैं बेबीलोन जाकर उस बाबेल के पूरे बनने का इंतजार करूंगा और इसके बाद अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन तभी एमिलियो सोचता है ये लड़का मेरे काम का हो सकता है। तभी एलिसा एमिलियो को शुन को समझाने को कहती है। शुन कह रहा है कि वो बेबीलोन जाना चाहता है। एमिलियो कहता है वो जो करना चाहता है उसे करने दो, अगर वो मरा तो अपनी गलती की वजह से मरेगा। और तभी फिर से शुन और एमिलियो के बीच बहस होने लगती है। लेकिन तभी पास्कल अपने पुराने दिनों को याद करता है, जहाँ एक नक्शे को देख वो कहता है आखिर मैंने ये कर ही दिखाया, लेकिन क्या सच में हम यही चाहते हैं। जिसके बाद वो किंग से जाकर कहता है मुझे लगता है कि सरफेस और एंडोरा के बीच का कांटेक्ट एक गलती है। हमारे पूर्वजों का कहना था कि एंडोरा को सरफेस से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी ये बातें सुन शायद किंग डेल्जाइन उसे उसके काम से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद किंग खुद एक रिसर्चर के साथ मिलकर सब कुछ खुद से करने लगता है। वो रिसर्चर उसे बताता है कि इस सर्कल में मुझे एक दिक्कत नजर आ रही है और इसे सॉल्व करते ही बाबेल फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर पास्कल इतनी बड़ी गलती देखने में असमर्थ कैसे रहा। लेकिन मैं कोई गलती नहीं करूंगा। ये सब सुन राजा वहां से जाने लगता है, ये कहते हुए तुमने मुझे बहकाने की बहुत कोशिश की पास्कल, लेकिन अब वक्त नजदीक आ गया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि किंग की सेना का एक टुकड़ा प्रिंस और शुन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है और वो इनके बहुत करीब आ चुके हैं, जिसकी आवाज इन सभी को सुनाई देने लगती है। ये सुनते ही पास्कल तेजी से दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर जाकर एक दूरबीन की सहायता से देखता है कि एक सेना की टुकड़ी इनकी ओर आ रही है। ये बात जानकर जैसे ही एमिलियो अपना हथियार निकालने वाला होता है, पास्कल कहता है वो बहुत सारे हैं, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर जो कुत्ते इनकी ओर आ रहे थे तेजी से, वो पास्कल के जालों में फंसकर या तो कैद हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। वहाँ काफी सारे धमाके हो रहे थे क्योंकि पास्कल ने काफी सारे जाल बिछाए हुए हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पास्कल अपनी एक अजीब सी उड़ने वाली गाड़ी निकाल लेता है, जिसमें बैठकर वो भागते हुए सैनिकों से कहता है अगर पकड़ सको तो मुझे पकड़ो। और आसमान में पहुंचते ही पास्कल की गाड़ी अपना शेप बदलने लगती है। इसी गाड़ी में ये तीनों भी बैठे हुए थे और यहाँ पास्कल कहता है शायद किंग को पता चल चुका है, वो रीजन जिसकी वजह से बाबेल अब तक पूरी तरह से बन नहीं पाया वो मैं हूँ। मैंने उसे एक सीक्रेट रखा था। ये सुन शुन खुश होते हुए कहता है यानी कि तुम बाबेल को पूरा बना सकते हो, है ना? पास्कल कहता है हाँ क्यों नहीं। शुन कहता है कि इसकी वजह से वो सैनिक हमारे पीछे आ रहे हैं क्योंकि ये जेल से भाग गया था। ये सुन पास्कल कहता है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, इस वक्त हमें छुपने की कोई जगह ढूंढनी होगी। लेकिन शुन कहता है नहीं, हम सीधे बेबीलोन जाएंगे, जिस वजह से इनके उड़न खटोले का बैलेंस थोड़ा बिगड़ने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुन उस उड़न खटोले में बैठकर नीचे के नजारों का भरपूर मजा ले रहा था। तभी पास्कल कहता है हम अब नीचे उतरने वाले हैं, जिसके बाद ये सभी बहुत तेजी से नीचे उतरते हैं। ये तीनों तो पीछे बैठे थे बेचारे, इस वजह से घबराने लगते हैं। देख रहे हो क्या परफेक्ट लैंडिंग हुई है। ऐसा मैं नहीं, पास्कल खुद कहता है। जो शुन कहता है ये परफेक्ट है। पास्कल कहता है खतरों का सामना करने में ही मर्दों को मजा आता है, और ये शब्द बुद्धिमान पास्कल ने खुद कहे हैं। उसकी बात सुन शुन कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देता है, जिसके बाद हम इन सभी को जंगल में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। शुन सबसे पीछे होता है
शायद उसे चलने में परेशानी हो रही थी। जिसके बाद पास्कल और ये तीनों पहुंचते हैं एक पहाड़ी पर जो इनके छुपने की जगह है। यहाँ एक गुफा होती है, जिसके बाद ये सभी गुफा के अंदर आते हैं। लेकिन तभी शुन के ऊपर से काफी सारे बैट्स गुजरते हैं, जिस वजह से वो वहीं गिर जाता है। और तभी वो देखता है कि अरे ये पत्थर तो, लेकिन तभी एलिसिया उससे जल्दी चलने को कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एमिलियो और शुन के बीच एक कंपटीशन सा होने लगता है कि कौन ज्यादा आगे जा पाएगा। गुफा के अंदर पास्कल ने एक बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिसिया और शुन अपने बैग्स में से सामान निकाल रहे हैं और यहाँ एमिलियो देखता है बिल्कुल वैसा ही खंजर जैसा उसके पास था। किंग डेल्जाइन ने ये खंजर पास्कल को दिया था। शाम के वक्त हम देखते हैं कि पास्कल और एमिलियो शायद से चाय पी रहे हैं और यहाँ पास्कल पूछता है, तो प्रिंस आखिर आप डंजन में लॉक क्यों थे और आपकी मुलाकात उस लड़के से कैसे हुई? वो कहता है, जब मैं डंजन में कैद था तभी अचानक मेरे सामने एक बहुत ही चमकीली बॉल जैसी चीज अपीयर हुई। उसके अंदर मुझे एक ऐसी दुनिया दिखाई थी जो किसी के ख्वाबों में तक ना आती। और फिर उसी बॉल के अंदर से वो लड़का बाहर निकला। शायद से मैंने उस बॉल के अंदर जो देखा वो सरफेस की दुनिया थी। वहीं गुफा के अंदर एलिसिया फेलारियन को पानी पिला रही है और शुन वहां पर पड़े एक पत्थर को देख रहा है। एलिसिया उससे पूछती है क्या उसे पत्थर पसंद है। शुन बताता है कि उसकी माँ एक आर्कियोलॉजिस्ट है, ऐसी पर्सन जो हिस्ट्री और अवशेषों पर रिसर्च करती हैं और वो ऐसी जगह को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती। और इसी तरह शुन काफी सारी बातें बताता है, लेकिन एलिसिया को उसकी एक भी बात समझ नहीं आती। वो पूछती है क्या सरफेस का कोई भी पर्सन एंडोरा के बारे में नहीं जानता। शुन कहता है नहीं, अगर उन्हें इनके बारे में पता होता तो वो काफी शॉक हो जाती। इसके बाद शुन पूछता है क्या तुमने कभी सरफेस पर जाने के बारे में नहीं सोचा। वो कहती है नहीं। दूसरी ओर पास्कल कहता है एंडोरा और सरफेस भले ही ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे को जानती रहें, पर इन्हें एक दूसरे के बीच दखल नहीं देनी चाहिए। हमारे पूर्वजों के अवशेषों में यही लिखा हुआ है कि ऐसा करने से एंडेरा को कोई फायदा नहीं होगा। ऊपर की दुनिया में ऐसी अफवाहें कि अंडरवर्ल्ड एक नरक है इसीलिए फैलाई गई होगी ताकि वो एंडोरा से दूर रहें। और सरफेस के कुछ लोग जो एंडोरा के बारे में जानते थे उन्होंने अपनी दुनिया में जाकर इस जगह को एक अंडरग्राउंड पैराडाइज बताया। शामभाला। कई दशकों पहले बेबीलोन के एंशिएंट ट्यून्स फिर से पैदा हुए। सरफेस और एंडोरा को जोड़ने वाला कनेक्शन बाबेल अचानक ही रिस्टोर हो गया, लेकिन उसने फिर से काम करना बंद कर दिया और इसी वजह से अब किंग डेल्जाइन बाबेल को पूरी तरह से रिस्टोर करना चाहते हैं, जिसमें वो मुझ जैसे और भी कई सारे बुद्धिमान लोगों की मदद ले रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ था और इसी वजह से मैंने महल भी छोड़ दिया। मैंने राजा को कई बार समझाने की कोशिश की कि एंडोरा और सरफेस के बीच कोई संपर्क नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आवाज मेरी अंतरात्मा से आ रही थी। क्योंकि किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए हमें अपने इंट्यूशन को समझना बहुत जरूरी होता है। एमिलियो को पास्कल की साइंटिफिक बातें समझ नहीं आती, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो जानवर अपने अलावा किसी और की नहीं सुनता। पास्कल कहता है राजा और अपने पिता को जानवर कहना। एमिलियो कहता है वो मेरे पिता नहीं है। पास्कल कहता है उसने तुम्हें पाला पोसा है जो उसे तुम्हारे पिता बनाते हैं। एमिलियो पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता था कि वो सैनिक तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। वो कहता है मैंने डायग्राम के साथ थोड़ी छेड़खानी कर दी थी ताकि वो बाबेल को फिर से रिस्टोर ना कर पाए, लेकिन अब वो ये बात समझ चुके हैं। वहाँ मौजूद रिसर्चर बहुत समझदार होगा। एमिलियो ये बात समझ जाता है कि अब राजा बाबेल को रिस्टोर करने के लिए बेबीलोन की ओर जाने वाला है। पास्कल कहता है मैं वहाँ उनसे पहले पहुंचकर शुन को उसकी दुनिया में वापस भेजकर बाबेल को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ। इसके बाद पास्कल एमिलियो के सिर पर हाथ फेरते हुए वहां से जाते हुए कहता है तुम उस तलवार को रख सकते हो। तभी एमिलियो उससे पूछता है क्या तुम उस रिसर्चर से नफरत करते हो जिसने लैब में तुम्हारी जगह ले ली है। वो कहता है नहीं, क्योंकि मैं तो कहीं पर भी रिसर्च कर सकता हूँ और अब तो मुझे इस काम में और भी मजा आता है क्योंकि अब मेरे पास आजादी है। ये बातें सुनने के बाद एमिलियो फिर से अपने बचपन को याद करता है। हम देखते हैं कि छोटा एमिलियो एक पेड़ से एक गुड़िया को लटकाकर उस पर तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो पागलों जैसी हरकत कर रहा था। सो एक मेड उससे कहती है प्रिंस आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो उसके सामने अपनी तलवार रख कहता है मुझसे बात मत करो। और हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारी डॉल्स पड़ी हुई थी और इसी तरह प्रैक्टिस करते हुए वो बहुत ज्यादा थक जाता है। यहाँ एमिलियो के बर्ताव में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है।
इसके बाद एमिलियो फिर से प्रैक्टिस शुरू करने वाला था कि तभी वहां पास्कल आकर कहता है, मुझे उन डॉल्स के लिए बुरा लग रहा है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा? वैसे मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा माय लॉर्ड। और तभी पास्कल की टोपी में से एक जोकर जैसी बॉल निकलती है, जिसे देख एमिलियो डर जाता है। और इसके बाद पास्कल खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं रॉयल लेबोरेटरी में असाइंड एक रिसर्चर हूँ और अब से मैं आपकी एजुकेशन भी संभालूंगा। मेरा नाम पास्कल है और मुझे तलवारबाजी तो नहीं आती, लेकिन और बहुत अनोखी चीजें आती हैं। अगर आप सीखना चाहें तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। पास्कल की बातें सुनने के बाद एमिलियो छुपकर पास्कल के काम को देखता है और जैसे ही पास्कल उसे नोटिस करता है वो वहां से चला जाता है। और फिर ये सिलसिला हर दिन का हो जाता है। धीरे धीरे पास्कल के काम में एमिलियो का इंटरेस्ट जागने लगता है। वो उसके काम को समझने और उसके काम में उसकी मदद करने लगता है और अब पास्कल के साथ उसे मजा आने लगता है। लेकिन फिर एक दिन हम देखते हैं कि पास्कल किंग डेल्जाइन को समझाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए महाराज। मेरी अंतरात्मा का कहना है कि अगर आपने बाबेल को रिस्टोर किया तो इससे एंडोरा में तबाही आएगी। लेकिन किंग कहता है, फालतू की बातें करना बंद करो और अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और इसी तरह पास्कल को महल से निकाल दिया जाता है और ये सब एमिलियो छुपकर देख रहा था, जिसके बाद से उसे किंग डेल्जाइन पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। दूसरी ओर एक सैनिक डेल्जाइन से कहता है, पता नहीं कैसे लेकिन वो जानता था कि हम उसे पकड़ने के लिए आने वाले हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने दूसरी और तीसरी टुकड़ी को उनकी तलाश जारी रखने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। लेकिन तभी डेल्जाइन के पर्सनल फाइटर्स आकर कहते हैं, अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके जाने के बाद ये फाइटर कहता है, आपको शुरुआत से ही हमें भेजना चाहिए था पास्कल पर हमला करने के लिए। किंग कहता है, तुम्हें किसी को मारना नहीं है, बस सिचुएशन को सही से ऑब्जर्व करना है। ये चारों किंग के माहिर फाइटर्स हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पास्कल पास ही के गांव में जाने लगता है इनके खाने पीने की सप्लाईज लेने के लिए, क्योंकि इन्हें पता नहीं कि इन्हें कितने दिन तक इसी गुफा में रहना पड़ेगा। लेकिन पास्कल उस पर मंडरा रहे खतरे को समझता है, जिस वजह से वो अपना भेष पूरी तरह बदल लेता है। लेकिन शुन कहता है कि अब इन्हें देखकर लोगों को इन पर ज्यादा शक होगा। पास्कल ये भी बताता है कि दुश्मन के भेड़िए भी हमारी गंध नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैंने चारों ओर मेडिसिन फैला दी है। लेकिन फिर भी तुम सभी बिल्कुल सावधान रहना। और हाँ, अगर मैं कल रात तक वापस नहीं लौटता तो मुझसे मैगीडो विलेज में आकर मिलना। ये सब सुनने के बाद ये तीनों पास्कल को अलविदा कहते हैं। पास्कल के जाने के बाद एलिसिया कहती है, अब मैं हमारे लिए पानी लेने के लिए चली जाती हूँ। और जब शुन कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद के लिए चलता हूँ, तब एमिलियो उसे रोकते हुए कहता है, हमें कुछ बात करनी है। जो देख एलिसिया कहती है, क्यों? पास्कल ने तुमसे शुन के साथ सही से बिहेव करने को कहा है। शुन कहता है, हम दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं, इसमें मेरी गलती नहीं होती। वैसे इसके बाद एलिसिया चली जाती है और इसके बाद ये दोनों भी बात करने के लिए बैठ जाते हैं। शुन को देखकर लग रहा था कि वो एमिलियो की बात सही से सुनने नहीं वाला, लेकिन एमिलियो कहता है, हमें यहाँ से जाना होगा। अगर तुम घर जाना चाहते हो तब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मैं किंग डेल्जाइन को खत्म करना चाहता हूँ। शुन कहता है, मैं किसी भी गलत काम में तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। एमिलियो कहता है, तुम घर तो जाना चाहते हो ना, क्योंकि डेल्जाइन बेबीलोन की ओर ही जा रहा है और अगर वो हमसे पहले वहां पहुंच गया तब तुम घर कभी नहीं पहुंच पाओगे, इसीलिए हमें पहले उसे हराना होगा। शुन कहता है, लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे? एमिलियो कहता है, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। शुन कहता है, चलो ठीक है, तो हम कब जाएंगे? एमिलियो कहता है, आज रात एलिसिया के सोने के बाद। हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, इससे वो भी दिक्कत में आ जाएगी। और तभी एलिसिया पानी लेकर आ जाती है और पूछती है, तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? शुन कहता है, अरे कुछ नहीं। एमिलियो कहता है, सही से बिहेव करो वरना उसे शक हो जाएगा। एलिसिया कहती है, तुम लोग क्या खुसफुस कर रहे हो? वैसे एमिलियो, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें खाने का सामान ढूंढना चाहिए? एमिलियो अजीब ढंग से कहता है, हाँ। शुन हंसते हुए कहता है, अब कौन अजीब ढंग से बिहेव कर रहा है? एमिलियो कहता है, चुप रहो। जिसके बाद एमिलियो ये कहकर चला जाता है कि मैं शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। वो शुन को भी अपने साथ ले जाता है। जाते हुए एमिलियो कहता है, अगर उसे हम पर शक हो गया तो ये तुम्हारी वजह से होगा। अब इसके बाद जंगल में एमिलियो अपने सीने से अपना भाला निकालता है, वहीं शुन भी अपनी एक्सकैलिबर को बाहर निकालता है। एमिलियो ये देखता है कि शुन कितनी आसानी से चीजें सीख रहा है, जिसके बाद ये दोनों छुपते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें एक जंगली सुअर दिखाई देता है। एमिलियो कहता है कि तुम शिकार को इस ओर लेकर आओ।
जब वो ईसुर आएगा तब मैं उसे खत्म कर दूंगा। शुन कहता है, आसान काम खुद करोगे हाँ? जिसके बाद शुन दूसरी ओर जाने लगता है। वो झाड़ियों में से होता हुआ धीरे धीरे उस सुअर के करीब आकर उस पर चिल्लाते हुए उसकी ओर आगे बढ़ जाता है, जिस वजह से वो सुअर दूसरी ओर भागता है। उसे खत्म करने के लिए एमिलियो बिल्कुल तैयार था, लेकिन तभी गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो सुअर एमिलियो पर हमला करने के लिए उसकी ओर मुड़ जाता है। एमिलियो को लगता है कि अब तो वो गया, लेकिन तभी शुन आकर उस सुअर पर हमला करके उसे एक ही बार में खत्म कर देता है और कहता है, देखा मैंने उसे मार दिया। अब इसके बाद ये दोनों उस सुअर को लेकर आते हैं जहां शुन कह रहा था कि मुझे इसे मारना पड़ा क्योंकि तुम फिसल चुके थे। तभी एलिसिया आकर देखती है कि अरे ये तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन तभी वो देखती है कि ये दोनों आपस में फिर से बहस कर रहे हैं। शुन कहता है, अब तुम सारा क्रेडिट खुद मत ले जाना, मैंने इसे मारा है। एमिलियो कहता है, चुप हो जाओ। इन दोनों की बहस की वजह से एलिसिया को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को बिल्कुल चुप रहने को कहती है। जिसके बाद रात के वक्त खाना बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन इसे खाने के लिए शुन कुछ खास एक्साइटेड नहीं होता। इसे देखते ही मुझे उल्टी करने का मन होता है। लेकिन इसके बाद ये सभी खाना खाना शुरू करते हैं। एलिसिया तो इसे बहुत चाव से खा रही थी, ना चाहते हुए भी शुन को ये खाना ही पड़ता है। लेकिन खाते वक्त एमिलियो शुन को ही घूरे जा रहा था। अब रात के वक्त जब एलिसिया सो जाती है, एमिलियो जागता है, जिसके बाद वो शुन को भी जगाता है और वो दोनों गुफा से बाहर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद एमिलियो शुन को एक बैग देता है, जिसके बाद ये दोनों जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए ये दोनों एक छोटी सी नदी से गुजरते हैं और चलते चलते चोटी के किनारे पर आ जाते हैं। यहाँ दूरबीन की मदद से एमिलियो देखता है कि कुछ दूरी पर कुछ तंबू गड़े हुए हैं और शुन से कहता है, हम जिस लिए आए थे वो हमें मिल गया। यहाँ पर सैनिकों की एक टुकड़ी थी और इससे पहले कि शुन को समझ पाता, एक बंदा पीछे से आकर उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। उसके साथ एक लड़की थी जिसने अपनी तलवार एमिलियो की गर्दन पर रखी थी। साथ ही वहाँ 2 लोग और भी थे। जिसके बाद यह आदमी कहता है, अब तुम मरने वाले हो। दूसरा आदमी कहता है, ये राज्य हमारा है, इग्नोट्स का। तुम यहाँ आए हो, या तो तुम बहुत बहादुर हो या फिर एक नंबर के बेवकूफ। ये लड़की पूछती है, तो बताओ यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो तुम? जिसके बाद हमें पता चलता है कि एमिलियो यहाँ पर इन्हीं इग्नोट्स की मदद मांगने आया है, यानी कि यही वो लोग हैं जिनके लिए एमिलियो यहाँ आया है। और यहाँ पर कोई दुश्मन की सेना नहीं है, बल्कि राज्य इन्हीं इग्नोट्स का है। और ये बात सुन शुन हैरान रह जाता है। और अब एमिलियो कहता है, मेरा नाम एमिलियो लांगहैम है और मैं यहाँ इग्नोट्स के लीडर से बात करने आया हूँ। ये सुन ये आदमी कहता है, मैं डेमेंट्रियो हूँ, इग्नोट्स का लीडर। तो एंडोरा के राजकुमार यहाँ क्या कर रहे हैं? एमिलियो कहता है, मुझे किंग डेल्जाइन को हराने में तुम्हारी मदद चाहिए। जो बात सुन ये सभी इग्नोट्स हैरान रह जाते हैं, लेकिन एमिलियो बहुत सीरियस था। अगले सीन में हम इन सभी को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ एमिलियो कहता है, मैंने इग्नोट्स के बारे में कैसल में सुना था। वो रेनेगेड्स का एक ग्रुप होता है जो लड़ने के लिए ग्यूरिला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं और उनकी ताकत उन जूजियान जितनी है जो किंग डेल्जाइन की स्पेशल फोर्सेस हैं। जो बात सुन लुइस नाम की ये लड़की कहती है, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये लड़की जैसा दिखने वाला आदमी भी कहता है, हाँ इन्होंने हमारे चेहरों को देख लिया है, इन्हें मरना होगा। एमिलियो डेमेंट्रियो से कहता है, मैं जो भी जानता हूँ मैं वो तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। लुइस कहती है, प्रिंस आप जो भी बताना चाहते होंगे वो हम पहले से ही जानते हैं। लेकिन एमिलियो कहता है, मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। डेल्जाइन को मारने के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ चुका हूँ। डेमेंट्रियो पूछता है, आखिर तुम अपने ही पिता को क्यों मारना चाहते हो? ये बात सुनते ही एमिलियो बिल्कुल चुप हो जाता है। लुइस कहती है, हमें इन पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, या तो हम इन्हें बंदी बना लें या फिर इन्हें खत्म कर दें। वहीं एमिलियो सोच रहा था कि किंग डेल्जाइन को हराने के लिए मुझे इनकी ताकत की जरूरत है। डेमेंट्रियो एमिलियो की आंखों में देखने के बाद कहता है, अच्छा मान लो कि तुम राजा को मार देते हो, उसके बाद क्या? दोस्तों एमिलियो ने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। लुइस कहती है, ये बस एक बिगड़ा हुआ राजकुमार है। डेमेंट्रियो फिर पूछता है, राजा के मरने के बाद तुम क्या करोगे? एमिलियो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होता है, मैं बस उसे मारना चाहता हूँ, भले इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। ये बात सुन डेमेंट्रियो एमिलियो की ओर आते हुए कहता है, ओह तो तुम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो। तुम अब तक किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं हो। तुम सच में
बहुत ही बेवकूफ हो। डेल्जाइन को खुद पर शर्म आती होगी कि उसने तुम जैसे बेटे को पाला पोसा। ये बात सुन एमिलियो गुस्से में आकर अपना हथियार निकाल लेता है और उससे डेमेंट्रियो पर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन तभी डेमेंट्रियो एक चाकू निकालकर उससे एमिलियो को नीचे गिरा देता है। शुन कहता है, अरे इसने तो अपने हथियार को सम्मान ही नहीं किया। यहाँ पर एमिलियो एक मामूली से खंजर के सामने हार चुका है। कई बार हथियार नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करने वाला मायने रखता है। तुमने कहा कि तुम अपना सब कुछ छोड़ दोगे, लेकिन ऐसी चॉइसेस अक्सर बेवकूफ करते हैं। लेकिन तभी शुन अपनी एक्सकैलिबर निकालता है, ये कहते हुए कि चलो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो डेमेंट्रियो पर हमला करने के लिए जाता है, डेमेंट्रियो शुन के पैर को फंसाकर उसे इस तरह पेड़ से लटका देता है। जिसके बाद एमिलियो उठकर कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब अगर मैं राजा को मार दूंगा तो मुझे उसकी जगह लेनी होगी। वो कहता है, तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन तुम्हारी मदद करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि डेल्जाइन को सिर्फ हम मारेंगे, इग्नोर्स, क्योंकि हमारी नजरों में डेल्जाइन राजा बनने के लायक नहीं। लेकिन तभी शुन कहता है, तब एमिलियो तुम्हें साबित करके दिखाएगा कि वो एक ऐसा राजा बन सकता है जो राजगद्दी के लायक हो। उसकी ये बात सुनने के बाद डेमेंट्रियो उससे उसका नाम पूछता है। शुन अपना नाम बताता है, जिसके बाद डेमेंट्रियो उसे नीचे उतार देता है और इसके बाद उससे कहता है, हमारे यहाँ एक बार जुबान देने के बाद उससे पीछे नहीं मुकरा करते। शुन, एमिलियो अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन तुम्हें हमारी हर एक बात माननी होगी। जो सुन लुइस कहती है, हमारे पास खाने पीने की इतनी सप्लाईज नहीं है। जो सुन डेमेंट्रियो कहता है, जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी बात सुनो एमिलियो, अगर मुझे जरा भी लगा कि तुम राजा बनने के लायक नहीं हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, और अगर तुम सच में राजा बनने के लायक हो तो मैं तुम्हारी तलवार बनूंगा। इसीलिए मुझे अपनी काबिलियत दिखाओ राजकुमार। तो अब आगे ये दोनों क्या करेंगे? दूसरी ओर हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक शॉप में पास्कल को देखते हैं, जो खाने पीने की सप्लाईज खरीदने के लिए आया है। और इस दुकान का जो मालिक है वो पास्कल को जानता है। जिसके बाद पास्कल उसके साथ बात करने लगता है। वो आदमी कहता है, रॉयल लेबोरेटरी में रिसर्चर्स दिन और रात मेहनत कर रहे हैं ताकि वो बाबेल को फिर से पहले जैसा कर पाएं। दोस्तों, पास्कल और उसका ये साथी, ये दोनों पहले रिसर्चर्स रह चुके हैं। पास्कल कहता है, लेकिन सच में मैंने उन्हें जिस छोटी उलझन में फंसाया था उससे निकलने में उन्हें कितना ज्यादा वक्त लग गया। ये आदमी पूछता है, तो तुम्हें क्या लगता है बाबेल के पूरा होने से एंडोरा पर कौन सी कयामत आएगी? पास्कल कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बहुत ही भयानक होगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर किंग डेल्जाइन बाबेल को फिर से रिस्टोर क्यों करवाना चाहता है। उसका साथी कहता है, इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। भले ही उन्होंने तुम्हारी दी हुई उलझन को सुलझा दिया हो, लेकिन अभी भी बाबेल के कंप्लीट होने में काफी वक्त लगेगा। उतने वक्त में मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए जानकारी इकट्ठा करूंगा। पास्कल कहता है, शुक्रिया यार। वैसे क्या रॉयल लेबोरेटरी में से कोई और खबर मिली है? वो कहता है, हाँ मैंने कुछ सुना है वार्प पार्टिकल्स के बारे में। रिसर्चर्स का कहना है कि एंडोरा में मौजूद वार्प पार्टिकल्स हर साल कम होते जा रहे हैं, लेकिन इस न्यूज के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वैसे क्या तुम्हें प्रिंस के बारे में पता है? पास्कल कहता है, हाँ वो महल से भाग कर आया है। लेकिन ये आदमी पास्कल को बताता है कि प्रिंस ने अपने ही पिता यानी कि किंग को मारने की कोशिश की है। दूसरी ओर हमें इग्नोट्स का डेरा दिखाया जाता है, जहां पर कुछ इग्नोट्स तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कुछ हथियारों को साफ कर रहे थे और कुछ चारों ओर नजर रखने का काम कर रहे थे। यहाँ एमिलियो और शुन फेलिक्स नाम के आदमी के साथ होते हैं और वो उन्हें एक तंबू में जाने को कहता है। तंबू में अंदर जाने के बाद फेलिक्स सुनता है कि किस तरह एमिलियो और शुन आपस में बहस कर रहे हैं, जहाँ एमिलियो कह रहा था कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। शुन कहता है, अगर मैं मदद नहीं करता तो तुम मर चुके होते, लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। तुम्हें हराने के लिए डेमेंट्रियो को वॉर्प रेलिक निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एमिलियो कहता है, अपना मुंह बंद रखो। शुन कहता है, तुम्हारे बेकार के प्लान की वजह से हम मरने वाले थे और तुम उसके सवाल का जवाब तक नहीं दे सके। क्या तुम सच में अपने पिता को मारने वाले हो? वो कहता है, हाँ बिल्कुल। जिसके बाद फेलिक्स आकर इन दोनों को बाहर आने को कहता है, क्योंकि अब काम का वक्त है। जिसके बाद हम इन तीनों को जंगल में जाते हुए देखते हैं। शुन पूछता है, आखिर तुम लोग काम पर करते क्या हो? क्या लोगों की मदद करते हो? बुरे लोगों से पैसे छीन कर गरीबों की मदद करते होगे, है ना?
फेलिक्स कहता है वो काम एक हीरो का होता है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि फेलिक्स इन दोनों को कपड़े धुलवाने के लिए लाया है। लॉन्ड्री करते हैं ये लोग। जिसके बाद हम देखते हैं कि शुन फेलिक्स के साथ कपड़े धुलवाने लगता है। तभी डेमेंट्रियो और बाकी के लोग काफी सारे कपड़े लेकर आते हैं और एमिलियो से कहते हैं क्यों काम नहीं करना? लगता है पहले कभी आपने कपड़े नहीं धोए, लेकिन हम लोग यहाँ पर कपड़े धोना, खाना बनाना ये काम खुद करते हैं। और भले से ही डेमेंट्रियो इग्नोट्स का लीडर हो, लेकिन वो भी अपने काम खुद करता है क्योंकि यहाँ हर कोई बराबर है। लेकिन तुम दोनों यहाँ नए हो, इसीलिए दूसरों की बातें सुनना, और खासकर तुम शुन, क्योंकि तुम्हें शायद से अब तक एंडोरा में सही से जीना नहीं आया है। जो शुन कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं सरफेस से आया हूँ? डेमेंट्रियो को पता नहीं था, लेकिन उसने बहुत आसानी से शुन के ही मुंह से सब कुछ उगलवा लिया। लेकिन शुन की बात सुनने के बाद भी डेमेंट्रियो कुछ खास हैरान नहीं होता। वो कहता है एंडोरा और इग्नोट्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो अगर उनमें एक और जुड़ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। चलो अब अपना लॉन्ड्री का काम करो, क्योंकि जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। जो शुन कहता है सुना आपने राजकुमार, चलिए आइए कपड़े धोइए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एमिलियो कपड़े धोना शुरू करता है। लेकिन तभी शुन की नजर एल जुया पर पड़ती है। वो उससे जाकर पूछता है क्या तुम भी बाकी सब की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग हो? वो कहता है नहीं, मैं लड़ने में इतना बेहतर नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपने लचीले शरीर का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन तभी गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। जिसके बाद फेलिक्स उसे बाहर निकालकर उसके कपड़े खोलने लगता है। ये दोनों आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि एल जुया एक लड़की है। लेकिन ये दोनों ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि एल जुया एक लड़का है। शुन कहता है ये ठीक तो है ना? लुइस बताती है इसके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। यहाँ पर सबसे बुरी किस्मत एल जुया की ही है। वो बाल बाल मरते हुए बचता है। जिसके बाद एल जुया होश में आ जाता है, लेकिन शायद वो थोड़ा परेशान होता है। सो डेमेंट्रियो पूछता है क्या तुमने फिर से वो देखा? शुन पूछता है इसने क्या देखा? फेलिक्स बताता है कि एल जुया के पास बचपन से ही एक खास ताकत है। डेंजरस और इमोशनल सिचुएशंस में वो भविष्य की कुछ झलकें देख सकता है, लेकिन उसका अपनी ताकत पर सही से कंट्रोल नहीं है। शुन पूछता है कि क्या देखा तुमने, मुझे बताओ ना। वो कहता है शुन मैंने तुम्हारा भविष्य देखा, एक ऐसी दुनिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, और मैंने उस अनजानी दुनिया में तुम्हें देखा। जो शुन खुश हो जाता है, वाह इसका मतलब मैं भविष्य में अपने घर पर होऊंगा। लेकिन तभी लुइस पूछती है तुम ठीक तो हो ना? तुम थोड़े परेशान नजर आ रहे हो। तभी एल जुया याद करता है उसने शुन को खड़ा हुआ देखा था, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब उसके चेहरे पर शायद घबराहट थी। दूसरी ओर हम एलिसिया को देखते हैं। तभी गुफा में पास्कल आता है। वो आते ही पूछता है कि शुन और एमिलियो कहाँ हैं? एलिसिया बताती है कि जब आज सुबह मैं उठी वो दोनों ही गायब थे। जो बात सुन पास्कल हैरान हो जाता है। तभी एलिसिया पूछती है पास्कल क्या किंग डेल्जाइन और एमिलियो के बीच कुछ हुआ है? आखिर उसे अपने पिता से इतनी नफरत क्यों हो गई? जिन लोगों के पास माता पिता होते हैं उन्हें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, और ऐसा इस वजह से है दोस्तों क्योंकि शायद से एलिसिया के पेरेंट्स नहीं हैं। जिसके बाद पास्कल कहता है शायद वो दोनों बेबी लोन की ओर गए हैं, हमें भी उन तक पहुंचने के लिए अब उस ओर निकलना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों उड़न खटोले में बैठकर बेबी लोन के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ एलिसिया इस बात पर गुस्सा होती है कि शुन और एमिलियो उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं। वहीं रात तक हम देखते हैं कि शुन लॉन्ड्री के लगभग सभी कपड़े धो चुका है, और जब से उसे पता चला है कि वो फ्यूचर में अपने घर पर होगा वो तब से बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन एमिलियो कहता है तुम एक बेवकूफ हो जो इस बात पर यकीन कर रहे हो कि वो फ्यूचर देख सकता है। तुम्हें उनकी हर एक बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। शुन कहता है तुम इनसे मदद मांगने के लिए आए, क्या तुम्हें इन पर भरोसा नहीं है? एमिलियो कहता है मैं इनका इस्तेमाल अपने गोल को पाने के लिए कर रहा हूँ बस। शुन कहता है तुम हमेशा ऐसे बर्ताव क्यों करते हो? एमिलियो कहता है मैं तुम जैसा बेवकूफ नहीं हूँ ना। लेकिन शुन कहता है मुझे मेरी अंतरात्मा पर पूरा यकीन है, वो मुझे सही रास्ता दिखाती है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग भरोसे के लायक हैं। लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड बहुत अलग है, तुम तो किसी पर भरोसा ही नहीं करते। ये बात सुन एमिलियो गुस्से में कहता है तुम यहाँ मुझे लेक्चर मत दो। शुन कहता है इतना गुस्सा? मेरे सरफेस पर जाने के बाद कहीं तुम खुद को अकेला महसूस तो नहीं करोगे? वो कहता है तुम्हारे जाने से मेरे कंधों पर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। शुन कहता है तुम्हें दूसरों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए,
मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। एमिलियो कहता है, अगर तुम जाना चाहो तो जाओ, सरफेस पर जाकर अपनी माँ की गोद में जाकर बस रोना। जो शुन कहता है, तुम इतना बुरा बिहेव करते हो, इसी वजह से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। एमिलियो कहता है, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? शुन कहता है, मैं एक ऐसे मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता जो अपने ही पिता को मारना चाहता हो। ये बात सुन गुस्से में आकर एमिलियो अपना वेपन निकाल लेता है। शुन भी अपनी एक्सकैलिबर निकाल लेता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और फिर अपने अपने हथियारों को वहीं नीचे गिराकर एक दूसरे पर मुक्कों से हमला करने लगते हैं। हाथों पैरों की लड़ाई हो रही है, जहां दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन बड़े बचकाने ढंग से इनकी लड़ाई हो रही है। जैसे बच्चे नहीं आपस में लड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही लड़ रहे हैं ये। और एक चोटी पर से खड़े होकर ये चारों इन दोनों को लड़ते हुए देख रहे हैं, और ये उन्हें जाकर इसीलिए नहीं रोक रहे क्योंकि वो बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। जब उन्हें भूख लगेगी तब वो वापस आ जाएंगे। डेमेंट्रियो कहता है, जो आपस में लड़ते हैं बिना किसी द्वेष भावना के, वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जमते हैं। दूसरी ओर एमिलियो और शुन दोनों ही लड़ते लड़ते काफी थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हार ना मानकर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आखिरी वार करने के लिए जाते हैं। लेकिन दोनों के ही मुक्के एक दूसरे में नहीं घलते, जिसके बाद ये दोनों ही थक कर वहीं गिर जाते हैं। और इन दोनों की ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें देख डेमेंट्रियो दूर खड़ा होकर मुस्कुराता है। जिसके बाद फेलिक्स और डेमेंट्रियो आकर इन दोनों के ऊपर पानी डालकर इन्हें जगाते हैं, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। लुइस कहती है, मर्द कितने बेवकूफ होते हैं, लेकिन डेमेंट्रियो कहता है, तब तक लड़ना और बहस करना जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती, ऐसे ही लोग एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। जिसके बाद रात के वक्त इन सभी की एक मीटिंग होती है, जहां जांच पड़ताल करने के बाद डेमेंट्रियो कहता है कि शायद और कोई हमारा साथ नहीं देगा क्योंकि वो हमारे उद्देश्य को समझ नहीं पाएंगे। तभी एल्जिया कहता है, वो हमारी बातें सुनने से पहले ही हम पर हमला कर देंगे, लेकिन नॉर्थ की ओर और आगे जाने पर हमें ऐसे राजा मिल सकते हैं जो डेल्जाइन के खिलाफ हमारा साथ दें। जिन नवाबों ने किंग डेल्जाइन का साथ देने से मना कर दिया, उनको डेल्जाइन ने नॉर्थ की ओर भगा दिया, वो हमारा साथ जरूर देंगे। और तभी एमिलियो के जरिए इन सभी को पता चलता है कि किंग डेल्जाइन के पास 80,000 सोल्जर्स हैं। ये सुन डेमेंट्रियो कहता है, अगर हम अभी उससे लड़ने के लिए जाएंगे तो हमारा हारना तय है। किसी बड़े बलिदान के जरिए किसी युद्ध को जीतना मैं ऐसा नहीं चाहता। जो सुन लुइस कहती है, तुमने सही कहा, लेकिन हम इतनी बड़ी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए लोग कहां से लाएंगे? डेमेंट्रियो कहता है, इसीलिए हमें जूजियान्स की मदद की जरूरत है। एमिलियो कहता है, आखिर वो हमारा साथ क्यों देंगे? तभी शुन कहता है, कैसल के बाहर मुझ पर एक जूजियान ने हमला किया था, वो बहुत ताकतवर था। डेमेंट्रियो पूछता है, क्या तुमने उसके साथ बात करने की कोशिश की? अगर नहीं तो अगली बार कोशिश करना। जूजियान्स को किंग्स और नोबल्स लंबे वक्त से दबाते आ रहे हैं, शायद वो हमारा साथ दें। लुइस, वक्त आने पर तुम्हें हमारा नेगोशिएटर बनना होगा, हमारे युद्ध में हमें उनकी जरूरत है। शुन कहता है, मुझे ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं बस बेबीलोन जाना चाहता हूँ। डेमेंट्रियो, हम ये लड़ाई इसीलिए कर रहे हैं ताकि किंग डेल्जाइन को मार सकें, है ना? मुझे पूरा यकीन है कि किंग बेबीलोन की ओर गया होगा। जो बात सुन डेमेंट्रियो हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुइस इन दोनों को अपने साथ ले जाने लगती है इन दोनों के जख्मों का इलाज करने के लिए। यहाँ एमिलियो डेमेंट्रियो की कही बात पर ही सोच रहा था, क्या सच में जूजियान्स हमारा साथ देंगे? अगर डेमेंट्रियो का प्लान काम कर गया तब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं शुन सोच रहा था कि बेबीलोन पहुंचने के बाद मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मुझे यह कमीना बिल्कुल पसंद नहीं। तभी लुइस इन दोनों को देखकर कहती है, सच में तुम दोनों की एक दूसरे के साथ जरा भी नहीं बनती। जिसके बाद एक जगह पहुंचकर लुइस इन दोनों को एक तंबू में जाने को कहती है, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताना नहीं चाहते थे। लेकिन लुइस कहती है, जल्दी अंदर जाओ वरना कोई मच्छर तुम्हें काट लेगा। शुन कहता है, तो क्या हुआ, वो तो बस एक मच्छर है। लेकिन लुइस बताती है कि वो मच्छर तुम्हारा खून तब तक पीते रहेंगे जब तक सिर्फ तुम्हारी हड्डियों का ढांचा नहीं बचता। जो बात सुन शुन हैरान हो जाता है। जिसके बाद लुइस मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है और ये दोनों इस तंबू में बैठ जाते हैं। यहाँ शुन पूछता है, वो जूजियान जिसने हम पर हमला किया वो किसी मॉन्स्टर की तरह क्यों लग रहा था? एमिलियो कहता है, मुझसे बात मत करो, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और इससे पहले की बात आगे बढ़ती, लुइस वहां आ जाती है दवाई लेकर। जिसके बाद शुन पूछता है, क्या डेमेंट्रियो सच में जूजियान से मदद मांगने वाला है?
क्या वो मॉन्स्टर सच में उसकी बात सुनेंगे? लुइस कहती है, डेमेंट्रियो का कहना है कि हर किसी को आजादी के साथ जीने का हक है और वो हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। और इसी वजह से ज़ूज़ियान इतने गुस्सैल हो गए हैं। एंडोरा के लोग इंसानों और एक एनाडुआ नाम की स्पीशीज के बीच जन्म लेते हैं। ज़ूज़ियान्स एनाडुआ और जानवरों के बीच जन्म लेते हैं। बहुत पहले एंडोरा के लोग और ज़ूज़ियान्स एक साथ खुशी खुशी रहते थे, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने ज़ूज़ियान्स को सताना शुरू कर दिया और अब आज के वक्त में एंडोरा के लोगों को भी बिल्कुल ज़ूज़ियान्स की तरह सताया जा रहा है राजा के द्वारा। और हमें पता चलता है कि लुइस आधी ज़ूज़ियान है, लेकिन उसे देखकर ये जरा भी नहीं लगता क्योंकि ज़ूज़ियान्स बिल्कुल मॉन्स्टर्स की तरह लगते हैं, इसीलिए लोग उनसे डरते हैं। तो ये बताओ, पहले दवाई लगवाने के लिए कौन आएगा? जिस पर ये दोनों ही कहते हैं मैं। अब इनके बीच फिर से बहस ना हो, इस वजह से लुइस इन दोनों को एक साथ दवाई लगाती है। जिसके बाद शुन पूछता है, क्या डेमेंट्रियो का सामना पहले कभी किसी ज़ूज़ियान से हुआ है? वो बताती है कि डेमेंट्रियो एक बहुत ही सम्मानजनक नोबल फैमिली से है और उसे अपनी जिंदगी बिना किसी फिक्र के जीना पसंद है, लेकिन उसने अपने जीने के लिए एक कठिन रास्ता चुना क्योंकि बहुत पहले एक ज़ूज़ियान उसका दोस्त था। जिसके बाद हमें पास्ट की ही कहानी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि अपने घर से दूर जंगल में डेमेंट्रियो घुड़सवारी कर रहा था, लेकिन तभी उनके सामने ये 2 सिर वाला कुत्ता आ जाता है, जिसे देख डेमेंट्रियो का घोड़ा घबरा जाता है और उसके बौखलाने से डेमेंट्रियो झाड़ियों में गिर जाता है। जिसके बाद वो कुत्ता डेमेंट्रियो के घोड़े के पीछे जाने लगता है। अब रात हो जाती है, लेकिन अभी तक डेमेंट्रियो जंगल से बाहर नहीं निकल पाया, इसीलिए बेचारा बस रोने ही वाला था कि तभी झाड़ियों में से एक लड़का बाहर निकलता है। ये एक ज़ूज़ियान है। उसे देख डेमेंट्रियो कहता है, मुझे मारना मत, ये लो मेरे सारे पैसे ले लो। वो लड़का उसके पास जाकर कहता है, तुम इस जंगल के बाहर से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? डेमेंट्रियो उसे अपना नाम बताता है। जिसके बाद वो भी डेमेंट्रियो को अपना नाम बताता है, लूसियो। जिसके बाद लूसियो एक सीटी बजाता है और जंगल में से उसके पास एक जंगली सुअर आ जाता है, जिसे देख डेमेंट्रियो डर जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लूसियो डेमेंट्रियो को उसके घर छोड़ने जाने लगता है और ऐसे ही वो उसे जंगल के बाहर निकाल देता है। लेकिन जाने से पहले डेमेंट्रियो कहता है, क्या हम फिर से मिलेंगे? लूसियो कहता है, हाँ, अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तो बस सीटी बजा देना। जिसके बाद लूसियो चला जाता है और डेमेंट्रियो खुश होता है कि उसे एक नया दोस्त मिल गया। जिसके बाद अगले दिन डेमेंट्रियो सीटी बजाता है और तभी अचानक उसके सामने लूसियो आ जाता है, पता नहीं कहां से आया। जिसके बाद ये दोनों एक साथ खेलने लगते हैं, साथ में मछली भी पकड़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं और वहां से खूबसूरत नजारे को देखते हैं। फिर एक दिन इनका सामना एक जंगली भालू से होता है, जिससे लड़ने की कोशिश डेमेंट्रियो करता है, लेकिन वो भालू डेमेंट्रियो को दूर फेंक देता है। जो देख लूसियो अपने वेपन को सम्मन करता है और इसके बाद वो डेमेंट्रियो की मदद के लिए आकर अपने हथियार से उस भालू के साथ लड़ने लगता है और वो उस भालू को घायल कर देता है, जिस वजह से वो भालू डर के भाग जाता है। लूसियो का हथियार देख डेमेंट्रियो कहता है कि वाह, तुम्हारे पास वॉर प्रेलिक है, लेकिन मेरे पास नहीं है, शायद इस वजह से क्योंकि मैं कमजोर हूँ और शायद उसके बिना मैं कभी ताकतवर बन भी नहीं पाऊंगा। सो लूसियो उसे थप्पड़ मार कहता है, ऐसी बातें मत करो। जिसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को मुक्के मारने लगते हैं और काफी देर लड़ने के बाद लूसियो कहता है, तुम्हारे अंदर बहादुरी है और ट्रेनिंग के जरिए तुम ताकतवर बन सकते हो। और ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाता है, ये दोनों बड़े हो गए हैं। यहाँ लूसियो कहता है, काफी देर हो गई है, तुम्हें वापस घर चले जाना चाहिए। डेमेंट्रियो कहता है, मैं जल्द ही 15 का हो जाऊंगा, यानी कि एक एडल्ट। लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि एक आदमी एक हंटर से एक ज़ूज़ियान को कोड़े मार रहा था, क्योंकि वो उनके घर के बाहर बैठा हुआ था। जो देख डेमेंट्रियो कहता है, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। ये बात सुन वो आदमी अपने चाबुक से डेमेंट्रियो पर हमला करता है, लेकिन लूसियो अपने हथियार से उसके चाबुक को काट देता है। लेकिन इसके बाद उस आदमी की मदद के लिए और भी कई सारे लोग आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब मिलकर लूसियो को पीटने लगते हैं। जब डेमेंट्रियो उसकी मदद के लिए चाहता है, तब एक आदमी उसे भी मुक्का मारकर गिरा देता है। जिसके बाद डेमेंट्रियो बेहोश हो जाता है और ये लोग लूसियो को पीटते रहते हैं। और शाम के वक्त हम देखते हैं कि लूसियो बेहोश था। यहाँ डेमेंट्रियो उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी होश में आकर लूसियो कहता है, शुक्रिया डेमेंट्रियो, मेरा दोस्त बनने के लिए। तुम्हारे साथ मैंने जो वक्त बिताया वो बहुत खुशनुमा था। दोस्तों, लोगों ने लूसियो को इतना पीटा कि वो यहाँ दम तोड़ देता है। अपने दोस्त की मौत पर डेमेंट्रियो बहुत रोता है और उससे ये वादा करता है कि मैं
ताकतवर बनूंगा। और आज भी डेमेंट्रियो वही सब याद कर रहा था। तभी उसके पास लुइस आती है। मैंने उनके जख्मों पर दवाई तो लगा दी, लेकिन हमेशा की तरह वो लड़ रहे हैं। डेमेंट्रियो कहता है चिंता मत करो, वो बहस करेंगे, लड़ेंगे जब तक सब कुछ साफ ना हो जाए। दूसरी ओर तंबू के अंदर शुन सोच रहा था, मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। वहीं एमिलियो सोच रहा था, क्या ज़ूज़ियान सच में डेमेंट्रियो का साथ देंगे। इन दोनों के ही दिमाग में अपनी अपनी बातें चल रही हैं। यही सोचते हुए अगले दिन का सवेरा होता है। जब एमिलियो जागता है तब शुन वहाँ पर नहीं था। मुझे क्या, कहीं पर भी जाए वो। लेकिन यहाँ शुन एल जुइया के पास आता है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है, उससे पूछने के लिए कि उसने कल उसके भविष्य में क्या देखा था। लेकिन तभी रुककर शुन कहता है, अरे वहाँ वो क्या है? एल जुइया, चलो हम साथ में देखते हैं। दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक जाल बिछा हुआ है। उसे देखकर एल जुइया दूसरी ओर से जाने लगता है, जिसके बाद शुन एक रस्सी को खींचकर एक झाड़ को नीचे गिराता है। लेकिन इससे भी एल जुइया को फर्क नहीं पड़ता। हम समझ सकते हैं कि शुन क्या चाहता है। वो एल जुइया को डराकर उससे उसका भविष्य दिखलवाना चाहता है। ये जान एल जुइया उससे कहता है, अगर तुम एक एंडोरा ब्लू बर्ड को पा लेते हो तो तुम सरफेस पर वापस लौट सकते हो। और एक ब्लू बर्ड शायद से ओसोर है। ये बात सुन शुन ओसोर भागता है, लेकिन वो गलती से खुद अपने बिछाए हुए जाल में गिर जाता है। और इसके बाद वो उस ब्लू बर्ड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी फेलिक्स आकर हमें बताता है कि ऐसी कोई चिड़िया नहीं होती। एल जुइया कहता है, वो मुझे गिराना चाहता था, मैंने उसी का बदला लिया है। और इसके अलावा दोस्तों, एल जुइया अपनी मर्जी से भविष्य नहीं देख सकता। वहीं दूसरी ओर हम किंग डेल्जाइन के ज़ूज़ियान्स को देखते हैं, जहां ये ब्लू बंदा जिसका नाम गिद्रो है, वो एक ईगल से कुछ बातें करता है, जिसके जरिए उसे पता चलता है कि वो इग्नोट्स कहीं आसपास हैं और उन्हीं के साथ प्रिंस और वो लड़का है। और इन्हें ऑर्डर दिए गए हैं कि प्रिंस को ये लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उस लड़के के साथ ये जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन तभी इन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से ये लोग छुप जाते हैं। ये हमारा शुन होता है जो इसी रास्ते से गुजरता है। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी उसे कोई ब्लू बर्ड दिखाई नहीं देती। लेकिन तभी उसके पीछे ये टाइगर आइबेल्डा आ जाता है। शुन को वो अभी भी याद होता है, क्योंकि इसी ने उनके ऊपर हमला किया था। तभी जंगल में से एमिलियो को कुछ आवाज आती है। दोस्तों, हम देखते हैं कि ज़ूज़ियान के बाकी के मेंबर इग्नोट्स के टेंट और उनके सामान को तबाह कर रहे हैं और वहां पर मौजूद लोगों पर भी हमला कर रहे हैं। दूसरी ओर आइबेल्डा का सामना करने के लिए शुन भी अपना हथियार निकाल लेता है और तभी आइबेल्डा शुन के ऊपर हमला कर देता है। आइबेल्डा बहुत ज्यादा ताकतवर है, शुन अकेला उसका सामना कभी नहीं कर पाएगा। शुन जैसे तैसे आइबेल्डा के हमलों को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है और जब शुन आइबेल्डा पर हमला करने जाता है तब बहुत ही आसानी से आइबेल्डा उसके हमले को रोक लेता है और इसके बाद लात मारकर उसे गिरा देता है। और अगले हमले से अब बस वो उसे खत्म करने ही वाला है कि तभी उसे बचाने के लिए एमिलियो आ जाता है। शुन कहता है, अरे तुम क्यों आए मेरी मदद करने के लिए? एमिलियो कहता है, मैं ये चाहता नहीं था। और अब ये दोनों एक साथ आइबेल्डा का सामना करेंगे। आइबेल्डा कहता है, वो चाहते हैं कि तुम्हें कुछ ना हो प्रिंस, लेकिन मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। दूसरी ओर गिद्रो का सामना करने के लिए डिमेंट्रियो आ जाता है। उसे देख गिद्रा कहता है, ओह तो तुम हो इग्नोट्स के लीडर, लेकिन अब इग्नोट्स यहीं खत्म होने वाले हैं। डेमेंट्रियो कहता है, हाँ तुम्हारे ख्वाबों में। दूसरी ओर लड़ते हुए एमिलियो का हथियार दूर फेंक जाता है, जिसके बाद उसकी मदद करने के लिए शुन आकर आइबेल्डा के साथ लड़ने लगता है। आइबेल्डा कहता है, ओह तो पहले तुम मरना चाहते हो। और अगले ही हमले से आइबेल्डा शुन को दूर फेंक देता है और इसके बाद अगले हमले से आइबेल्डा शुन को खत्म करने ही वाला था कि तभी अचानक शुन की एक्सकैलिबर बहुत ज्यादा ग्लो करने लगती है, जिसके बाद शुन की एक्सकैलिबर का शेप भी बदल जाता है, जो देख आइबेल्डा हैरान था कि इसकी वॉर्प रेलिक इवॉल्व हो गई। और इसी मौके का फायदा उठाकर शुन और एमिलियो एक साथ आइबेल्डा पर हमला कर देते हैं और उसे काफी इंजर्ड भी कर देते हैं, जिसके बाद आइबेल्डा वहां से भाग जाता है। लेकिन अभी लड़ाई खत्म कहाँ हुई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लुइस इस कीड़े जैसे दिखने वाले ज़ूज़ियान के साथ लड़ रही है। दूसरी ओर फेलिक्स सामना कर रहा है इस एलियन जैसे दिखने वाले ज़ूज़ियान बियोपेटल का, और वहीं डिमेंट्रियो सामना कर रहा है गिद्रा का। शायद से सभी ज़ूज़ियान्स में से गिद्रा ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। डेमेंट्रियो कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि डेल्जाइन का गुलाम बनना अच्छा फैसला नहीं है? गिद्रा कहता है, तुम जैसा गद्दार मुझे भाषण ना ही दे तो अच्छा रहेगा, और वैसे भी मुझे तो इस मिशन से मिलने वाले रिवॉर्ड से मतलब है।
जिसके बाद डेमेंट्रियो और गीद्रा एक दूसरे पर एक बहुत ही खतरनाक हमला करते हैं, जिसकी गूंज पूरे आसमान में फैल जाती है। सो दोस्तों, अब तुम्हें क्या लगता है, क्या डेमेंट्रियो और उसकी टीम इंजुजियान्स का सामना कर पाएगी? क्या एमिलियो अपने पिता के हत्यारे किंग डेलजाइन को मार पाएगा? और क्या हमारा शुन कभी अपनी दुनिया में वापस पहुंच पाएगा? और इसके अलावा इनके आगे के सफर में इनको और किन किन चुनौतियों का सामना करना होगा? बहुत सारे सवाल हैं और जवाब सिर्फ एक। इसके अगले पार्ट में पता चलेगा। इसका अगला पार्ट तभी आएगा जब इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। यार, मैं तुम लोगों के लिए 1 घंटे का वीडियो लेकर आया हूँ, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट्स करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस पर अच्छा रिस्पॉन्स लाओ, ताकि मैं मजबूर हो जाऊं इसका अगला पार्ट लाने के लिए। वैसे चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मेंबर्स के लिए हम अलग से कुछ खुफिया वीडियोस लेकर आने वाले हैं। साथ ही अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर दो, क्योंकि ऐसे ही नई और कमाल की 1 घंटे वाली सीरीज आने वाली हैं, जिन्हें देखने में तुम्हें तो भैया बहुत मजा आएगा। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और आखिर में सायोनारा।